करते हैं। सकल कुल आय में से कटौतियां यानी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कुल आय की गणना हेतु सकल कुल आय में से अध्याय 6 में वर्णित धारा 80C से धारा 80U तक की कटौतियों को घटाया जाता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब कभी भी टोटल इनकम यानी कुल आय की गणना की जाती है तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से चैप्टर नंबर 6 उसी के अंतर्गत धारा 80C से लेकर के धारा 80U आता है, उसको घटाया जाता है। अब ये कुल आय क्या होता है और सकल कुल आय क्या होता है उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग जा करके उसे देखें और समझ लें। इन कटौतियों को घटाने के बाद ही कुल आय की प्राप्ति होती है और उसी कुल आय पर कर की गणना की जाती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सेक्शन 80C से लेकर के सेक्शन 80U तक की कटौतियां की जाती हैं सकल कुल आय से, तो जो कुल आय प्राप्त होता है उसी कुल आय पर कर का निर्धारण होता है, यानी कर लगता है, टैक्स लगता है। अब हम देखते हैं कि कटौतियों को करने के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कटौतियों के घटाने के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिडक्शंस। किसी भी व्यक्ति को डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। पहला, कर दायित्व में कमी लाना यानी रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। जब कभी भी कटौतियों को सकल कुल आय से घटाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि कर दायित्व में कमी ला दी जाए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए टैक्स बन रहा है उसका, तो हम लोग अगर डिडक्शन कर देंगे, कुछ घटा देंगे, तो उसका जो टैक्स पे करने का अमाउंट आएगा वह कम हो जाएगा, यानी उसका कर दायित्व कम हो जाएगा। दूसरा है शुद्ध कर योग्य आय की गणना करना, यानी कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। जब कभी भी नेट टैक्सेबल इनकम की बात की जाती है, उसके गणना की बात की जाती है कि किस शुद्ध आय पर किसी भी व्यक्ति को टैक्स देना है, उसमें से कुछ अब माइनस प्लस ना करना हो, तब उस उद्देश्य के लिए सकल कुल आय में से कटौतियों को घटाया जाता है। तीसरा, कर नियोजन के प्रयोजनों को अर्जित करना, यानी गेनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी व्यक्ति है उसको हमेशा यह चिंता रहती है कि उसका पैसा बच जाए और वह अपने पैसे को कहीं पर लगा करके, कहीं पे इन्वेस्ट करके अधिक पैसा कमा ले। तो जब कभी भी कटौतियां की जाती हैं उसके ग्रॉस टोटल इनकम से, तो उसको यह बेनिफिट मिलता है कि उसकी टैक्स प्लानिंग हो जाती है। तो कर नियोजन यानी टैक्स प्लानिंग के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कटौतियां की जाती हैं। अब चौथा है विदेशी मुद्रा भंडार का अर्जन करना, यानी अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जब कभी भी कटौतियां की जाती हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार का भी अर्जन होता है, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा जाता है। पांचवा है निवेश को प्रोत्साहन, यानी इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लाजमी है कि जब कभी भी किसी टैक्स पेयर का पैसा बचेगा तो वह उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कोई सिक्योरिटी ले, कोई भी बॉन्ड ले या फिर अन्य तमाम तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करे। इससे इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलता है। छठवां है बचत एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, यानी इनकरेजमेंट टू सेविंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बचत करने की भावना लोगों में आती है और औद्योगिकरण यानी देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में भी यह बहुत ही जरूरी होता है। कटौती जब दिया जाता है तो यह उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है कि बचत की भावना होगी लोगों में और देश में औद्योगिकरण पनपेगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 80 के अंतर्गत कटौतियों की अधिकतम सीमा क्या होती है, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो धारा 80 के अंतर्गत क्या अधिकतम सीमा है उसकी बात कर ली जाए। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा
80 के अंतर्गत सभी कटौतियों का योग किसी भी दशा में करदाता की सकल कुल आय की कुल रकम से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जितनी भी कटौतियां हैं धारा 80 के अंतर्गत, धारा 80C से लेकर के 80U तक की कटौतियां आती हैं, तो इन सारी कटौतियों को जोड़कर भी किसी भी व्यक्ति का जो भी सकल कुल आय होगा उससे ज़्यादा कटौतियां नहीं होनी चाहिए। या तो कटौतियां उतने की ही होंगी या तो उतने से कम की होंगी। जैसे एग्जाम्पल है, किसी भी व्यक्ति का जो ग्रॉस टोटल इनकम है वह 3.5 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति का जो कटौती होगा वह किसी भी कंडीशन में 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। या तो वह 3.5 लाख होगा या फिर 3.5 लाख से कम ही होगा। अगर यदि किसी भी दशा में 3.5 लाख से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको 3.5 लाख तक ही मानेंगे। ये बात हमें समझनी है। यदि किसी भी स्थिति में सभी कटौतियों का कुल योग सकल कुल आय की रकम से अधिक होता है तो सकल कुल आय के बराबर ही कटौती की जाती है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है 3.5 लाख का, कि जब कभी भी डिडक्शन का इनकम ज़्यादा होगा तो हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर में ही डिडक्शन करेंगे, यानी कटौती करेंगे। ऐसी स्थिति में कर योग्य आय शून्य हो जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर जब कटौतियां हो जाएंगी तो जो भी कुल आय बचेगा, कर योग्य जो आय बचेगा वह अपने आप शून्य हो जाएगा। यानी ग्रॉस टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए है और वहां पे डिडक्शन 3.5 लाख हो जाता है, तो खुद ही जो आपका कर योग्य आय होगा वह शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि धारा 80 के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी होती हैं, यानी डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80। इसमें 2 तरह की कटौतियां होती हैं। पहला है भुगतान के संबंध में कटौतियां, यानी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस। तो भुगतान के संबंध में भी कटौतियां होती हैं, यानी कोई भी भुगतान किया जाता है उसके अनुसार कटौती कितनी मिलेगी ये बात इसमें होगी। इसमें बहुत सारे सेक्शन होंगे, उनकी बात हम लोग आगे करेंगे। दूसरा है आयों के संबंध में कटौतियां, यानी इनकम बेस्ड डिडक्शन। तो किसी भी इनकम के अनुसार डिडक्शन क्या हो सकता है उसकी बात भी की जाएगी। इसमें भी बहुत सारे सेक्शन हैं। तो अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं, सभी सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि भुगतान के संबंध में कौन सी कटौतियां हैं और आयों के संबंध में कौन सी कटौतियां हैं। पहला, भुगतान के संबंध में कटौतियां। भुगतान के संबंध में कटौतियां निम्न धाराओं में उल्लेखित हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं। धारा 80C, धारा 80CCC, धारा 80CCD, धारा 80CCG, धारा 80D, धारा 80DD, धारा 80DDB, धारा 80E, धारा 80EE, धारा 80EEA, धारा 80EEB, धारा 80G, धारा 80GG, धारा 80GGA और अंतिम में है भुगतान संबंधी कटौतियों में धारा 80GGB और धारा 80GGC। तो ये सभी धाराएं हैं किसी भी भुगतान संबंधी कटौतियों के संबंध में जो धाराएं लगती हैं उसकी बात हमने करी अभी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे के बारे में, यानी आयों के संबंध में कटौतियों के बारे में जो धाराएं हैं। आयों के संबंध में कटौतियां निम्न धाराओं में उल्लेखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। धारा 80IA, धारा 80IAB, धारा 80IAB, धारा 80IAC, धारा 80IB, धारा 80IBA, धारा 80IC, धारा 80IE, धारा 80JJA, धारा 80JJAA, धारा 80LA, धारा 80M, धारा 80P, धारा 80PA, धारा
80QQQB, धारा 80RRB, धारा 80TTA, धारा 80TTB और अंतिम में है धारा 80U। तो ये सारी की सारी कटौतियां होती हैं आयों के संबंध में। धारा 80C की कटौतियों के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहला है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी कौन सा करदाता होगा, कौन सा टैक्स पेयर होगा जिसको धारा 80C की कटौतियां मिलेंगी, प्राप्त होंगी। धारा 80C की कटौतियां केवल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को प्राप्त होती हैं, अर्थात इसका लाभ केवल व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को ही मिलता है। यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जो धारा 80C की कटौतियां हैं उसका लाभ न तो कंपनियों को मिलता है, न ही किसी पार्टनरशिप फर्म को मिलता है और न ही किसी सोसाइटी को मिलता है। केवल और केवल इस सेक्शन का लाभ किसी व्यक्ति को, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम हैं, आप हैं, कोई टीचर हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉय हैं, कहीं काम करते हैं, तो उनको मिलेगा और जो भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसको मिलेगा। इसमें बी यानी दूसरा है कटौती की अधिकतम रकम। धारा 80C के अंतर्गत वास्तविक रूप से किए गए भुगतान अथवा 1,50,000 दोनों में से जो रकम कम हो तक की कटौती की छूट मिलती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी भुगतान किया है, कहीं पे मान लीजिए LIC लिया है या फिर कहीं पे उसने पेंशन फंड में डाला हुआ है पैसा, तो जो उसने भुगतान किया है वो और हम लोग तुलना करेंगे 1.5 लाख रुपए से, दोनों में से जो कम होगा हम उसी को मान लेंगे कटौती की रकम। जैसे मान लीजिए हमने भुगतान किया है LIC में 50,000 रुपए और यहाँ पे अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है, तो हमको उस समय कटौती का लाभ केवल 50,000 रुपए ही मिलेगा, हमको 1.5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास जमा की हुई, भुगतान की हुई रकम जो है वो 2 लाख रुपए है और यहाँ पे कटौती 1.5 लाख रुपए दी गई है, तो हमको यहाँ पर कहा गया था कि दोनों में से जो कम हो, तो यहाँ पे 1.5 लाख कम है तो 1.5 लाख तक की हमें कटौती मिल जाएगी। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि C यानी तीसरा, कटौती की आवश्यक शर्तें। धारा 80C की कटौती वास्तव में किए गए भुगतान के आधार पर प्रदान की जाती है, यानी जो वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है धारा 80C को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए केवल धारा 80C की कटौतियां प्रदान की जाती हैं। धारा 80C की कटौती दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको कहा जाता है, एवं अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से प्रदान नहीं की जाती। यानी जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वहां पर सेक्शन 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल और HUF को। अगला कहा गया है कि स्थगित वार्षिकी के अनुबंध में वार्षिकी के स्थान पर नगद प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए, तभी कटौती प्रदान की जाएगी। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है जब कभी भी कटौती आप लेते हैं। तो चौथा यानी डी कहा गया है कि धारा 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए करदाता द्वारा भुगतान करने योग्य मदें, यानी वे कौन कौन से भुगतान हैं जिनको कोई भी करदाता करता है तो उसको धारा 80C के अंतर्गत कटौतियां मिल जाएंगी, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुल 25 तरह के भुगतान दिए गए हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं बड़े ही संयम के साथ। मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें और समझें सारी की सारी बातों को। एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है। इसमें पहला है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान में कुछ शर्तें भी हैं, जिसमें ए कहा गया है व्यक्ति की स्थिति में स्वयं
जीवन साथी, पति अथवा पत्नी एवं बच्चे, यानी कोई भी व्यक्ति है तो उसकी स्थिति में किन किन लोगों के लिए जीवन बीमा किया जाए तो उसको छूट मिलेगा कटौती का। उसमें वह व्यक्ति स्वयं हो, जीवन साथी हो उसका, यानी अगर कोई भी पुरुष है तो स्त्री हो सकती है और कोई भी स्त्री है तो उसका पुरुष जीवन साथी हो सकता है, एवं उसके बच्चे। तो इन लोगों के लिए कोई भी जीवन बीमा किया गया है तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का। और आगे कहा गया है बी, हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में जीवन बीमा कराया जाए तो परिवार का कोई भी सदस्य, तो परिवार का कोई भी सदस्य है उसको HUF के कंडीशन में जीवन बीमा कराया गया है तो परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कराए गए बीमा का छूट उस HUF को 1.5 लाख तक का मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, स्थगित वार्षिकी यानी डेफर्ड एन्युटी। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन साथी, पति या पत्नी एवं बच्चों के जीवन पर स्थगित वार्षिकी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान तथा बीमा निगम की स्थगित वार्षिकी के अनुबंध को चालू रखने के लिए भुगतान। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके स्वयं के लिए, उसके अपने जीवन साथी के लिए या फिर उसके बच्चों के लिए जो स्थगित वार्षिकी का अनुबंध है उसमें जो भुगतान किया गया है उसमें उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। तीसरा कहा गया है वैधानिक भविष्य निधि यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। तो कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसने किसी भी प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान किया है, उसका डिडक्शन उसको मिलेगा 1.5 लाख तक सेक्शन 80C में। चौथा है प्रमाणित भविष्य निधि यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। कोई भी प्रमाणित भविष्य निधि है उसमें भी कर्मचारी का अंशदान 1.5 लाख रुपए तक छूट देगा। पांचवा है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF में जमा कराई गई रकम, इसमें भी 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। छठवां है अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान। तो जो भी सरकार के द्वारा सुपर एन्युएशन फंड है उसमें कोई भी व्यक्ति अंशदान करता है या फिर HUF अंशदान करता है तो उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। सातवां है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से जमा कराया गया धन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी लड़की के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में जो उसके माता पिता ने पैसा जमा कराया हुआ है या फिर उसके वैधानिक संरक्षक ने पैसा जमा किया कराया हुआ है तो उसके द्वारा जमा धन का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का। आगे इसी में कहा गया है कि यह धन करदाता के द्वारा उसकी अपनी लड़की या कोई और लड़की जिसका वह वैधानिक संरक्षक हो के लिए जमा करवा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वह अपनी लड़की के लिए करवा सकता है या फिर किसी और लड़की को उसने गोद लिया है, वैधानिक स्तर पर उसका डॉक्यूमेंट उसके पास है तो वह उसका लाभ ले सकता है 1.5 लाख तक के डिडक्शन का। आठवां है भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भागीदारी हेतु अंशदान। तो इसमें जो भी अंशदान किया गया है उस पर भी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। नौवां है भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अथवा किसी अन्य अनुमोदित जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में अंशदान। तो किसी भी बीमा कंपनी की वार्षिकी योजना में यानी उसकी एन्युटी प्लान में जो कोई भी पर्सन वहां पे अंशदान करता है, कोई भी जमा करता है तो उसको वहां पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। 10वां है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा निर्गत तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित बॉन्ड में निवेश। तो कोई भी बॉन्ड केंद्रीय सरकार और नाबार्ड के द्वारा सरकारी गजट में पेश किया गया है तो यहाँ पर उसमें जो भी व्यक्ति और HUF इन्वेस्ट करेगा
उसको वहां पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे 11वां कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम 2014 के अंतर्गत खाते में जमा किया गया धन। किसी भी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2014 का जो नियम है उसमें जो धन जमा किया जाएगा उसको वहां पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 12वां है अधिसूचित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों यानी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अथवा किसी अधिसूचित जमा योजना नोटिफाइड डोमेस्टिक स्कीम में जमा कराई गई राशि। तो इसमें भी जो राशि जमा कराई जाती है उसमें डिडक्शन मिल जाता है किसी भी एचयूएफ को और इंडिविजुअल को 1.5 लाख तक का। 13वां है 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में निवेश। तो एनएससी में भी जो निवेश होता है उस पर डिडक्शन मिल जाता है। 14वां है राष्ट्रीय बचत पत्र पर अर्जित ब्याज यानी अक्रूड इंटरेस्ट का पुनः विनियोग। तो जो भी राष्ट्रीय बचत पत्र पर अर्जित ब्याज है उसका पुनः विनियोग किया जाता है तो उस समय किसी भी इंडिविजुअल्स को या फिर एचयूएफ को 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 15वां है राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की अधिसूचित जमा योजना तथा इसके द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड के अंतर्गत अंशदान। तो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसमें किसी भी उसके फंड में पेंशन फंड में पैसा जमा कराया गया है तो उसमें डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख तक का सेक्शन 80C में। 16वां है जमा योजना में अंशदान यानी कोई भी सेविंग स्कीम है उसमें कोई भी पैसा जमा किया गया है उसमें भी डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक का 80C में। 17वां है नए आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण हेतु लिए गए ऋण की वापसी यानी कोई भी व्यक्ति है उसने नया मकान लिया हुआ है क्रय किया हुआ है या फिर उसका निर्माण कराया हुआ है उसके एवज में जो उसने ऋण लिया है उसका भुगतान किया है तो उस कंडीशंस में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। 18वां है सहयोगी फंड यानी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की अधिसूचित इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजना में यूनिट अंशदान। तो इस तरह से इन योजनाओं में जो अंशदान किया गया है उसमें भी छूट मिलेगा सेक्शन 80C में। 19वां है किसी पेंशन फंड में अंशदान। तो कोई भी पेंशन फंड है उसमें अंशदान किया गया उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा। 20वां है बच्चों की शिक्षा हेतु शुल्क यानी ट्यूशन फीस। तो कोई भी बच्चा है किसी भी व्यक्ति का उसके कंडीशंस में जो भी ट्यूशन फीस है उसमें भी डिडक्शन मिल जाता है। 21वां है किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित पात्र अंश यानी एलिजिबल शेयर कैपिटल के अंशों अथवा ऋण पत्रों के आधार संरचना बॉन्ड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में विनियोग की गई रकम। तो इस तरीके से कोई भी विनियोग की गई रकम है इन्वेस्टेड फंड है तो वहां पर भी 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में किसी भी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को। 22वां है अवधि जमा में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट। तो कोई भी जमा किया गया है टर्म डिपॉजिट में तो वहां पर भी 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। 23वां है केंद्रीय सरकार की किसी योजना के अनुसार किसी अधिसूचित बैंक में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा की गई रकम। तो जो भी किसी भी केंद्रीय सरकार की योजना है उसके द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में जो भी रकम जमा की गई है 5 वर्ष तक के लिए उसमें भी डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक का। 24वां है डाकघर के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा की गई रकम। तो कोई भी डाकघर में पैसा जमा किया गया है 5 साल तक का सावधि जमा है यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सावधि जमा। तो इस कंडीशंस में जो जमा है उस पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को। और 25वां यानी अंतिम है केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अंशदान। तो इस तरीके से कोई भी अंशदान किया गया है किसी भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा किसी राष्ट्रीय पेंशन योजना में तो उसको
यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का। धारा 80CCC की कटौती पेंशन फंड में किए गए अंशदान यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड के संबंध में है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धारा 80CCC की कटौती है यह हमेशा पेंशन फंड में जो अंशदान किया जाता है उसी के हिसाब से उसी के लिए होती है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है और जब यह कटौती होती है धारा 80CCC के अंतर्गत तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। जिसमें ए यानी पहला है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी कौन सा करदाता है जो इस कटौती के लिए पात्र है यानी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। धारा 80CCC की कटौती केवल व्यक्ति यानी इंडिविजुअल करदाताओं, निवासी, अनिवासी, भारतीय या विदेशी नागरिक की दशा में ही प्रदान किया जाता है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि कोई भी निवासी, अनिवासी, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, तो उसके संबंध में ही, और यह आपको ध्यान रखना है कि यह कटौती केवल और केवल इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को ही मिलती है, न कि किसी फर्म को, न किसी कंपनी को, न किसी HUF को, तो इन लोगों को नहीं मिलती है। अब आगे है बी यानी कटौती हेतु आवश्यक शर्तें। इन शर्तों में पहली शर्त है व्यक्ति या करदाता द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा दाता की वार्षिकी योजना यानी एन्युटी प्लान में अंशदान या निवेश करना होगा। यानी जो भी भारतीय जीवन बीमा निगम है या फिर अन्य कोई भी बीमा कंपनी है उसमें जो भी इंडिविजुअल है उसको अंशदान करना होगा, यानी उसमें जमा करना होगा जो उसका एन्युटी प्लान है यानी जो उसका ईयरली प्लान है उसमें। दूसरा है अंशदान या निवेश की धनराशि का भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो भी भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश किया जाएगा या फिर जो अंशदान किया जाएगा उस अंशदान की जाने वाली राशि का जो भुगतान होगा वह केवल और केवल किसी भी करदाता को जो उसको आय प्राप्त होता है उससे किया जाएगा। इस स्थिति में कर योग्य आय गत वर्ष या पिछले वर्ष की भी हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनकम है वह पिछले वर्ष का यानी प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि करंट ईयर का होगा तभी मान्य होगा। तीसरा है यदि इस धारा के अंतर्गत कटौती ली जाती है तो यह धनराशि धारा 80C के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्शन 80CCC के अंतर्गत इसकी कटौती ले लेता है तो उसको सेक्शन 80C के अंतर्गत इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 80C में भी इसकी बात आती है, किसी भी जीवन बीमा निगम में अंशदान की बात। अब तीसरा है यानी C है कटौती की अधिकतम रकम। निम्न में से सबसे कम राशि की कटौती मान्य है, जिसमें निम्न क्या है कि पहला है निवेश की गई धनराशि, यानी कोई भी निवेश की गई धनराशि है जो पेंशन फंड में निवेश की गई है। और दूसरा है 1.5 लाख रुपए। इन दोनों में से जो राशि कम होगी उसी को कटौती मान लिया जाएगा। जैसे अगर निवेश की गई धनराशि 1 लाख रुपए है तो हम लोग 1 लाख रुपए को ही मान लेंगे, लेकिन अगर निवेश की गई धनराशि 2 लाख रुपए है तो हम लोग उस कंडीशन में कटौती केवल 1.5 लाख तक का ही लेंगे, क्योंकि हमको दोनों में से मैच करके कम को ही लेना है। अब कहा जा रहा है कि उक्त कोष में से धनराशि प्राप्त होने पर वार्षिकी योजना के समर्पण पर जिस गत वर्ष वार्षिकी योजना का समर्पण किया जाता है उस गत वर्ष में उक्त धनराशि करदाता अथवा उसके नामिती व्यक्ति की आय में से सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जिस वर्ष में योजना का समर्पण किया जाता है, यानी अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति ने योजना ली हुई है किसी भी जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन फंड की, तो जब उसको सरेंडर किया जाएगा
उस वर्ष में होगा ये कि जो भी धनराशि है वह उस करदाता के या फिर उसके द्वारा जो नामिती व्यक्ति है, यानी अगर करदाता नहीं रहता है तो उसके कंडीशन में जो उसका नामिती व्यक्ति है यानी उसके जगह पे उसका बेटा है या कोई भी है, उसकी आय में उसको जोड़ दिया जाता है। जो भी सरेंडर वैल्यू आती है, पेंशन मिलने पर संपूर्ण पेंशन करदाता अथवा उसके नामिती की गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पेंशन मिलेगा तो अगर करदाता है उसको या फिर जो उसका नामिती है यानी उसकी पत्नी या उसका बेटा कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इंडिविजुअल का उसकी आय में पिछले वर्ष की आय में जोड़ दिया जाता है गत वर्ष की आय में। यहाँ पे नोट में कहा गया है कि यदि करदाता धारा 80CCC में पेंशन फंड में जमा धनराशि पर कटौती का लाभ प्राप्त करता है तो फिर वह उक्त धनराशि पर 80C में कटौती का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे प्रिय साथियों, यह प्रश्न परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ें और जानें। धारा 80CCD की कटौती केंद्रीय सरकार की अधिसूचित पेंशन फंड में किए गए अंशदान यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि धारा 80CCD की जो कटौती है वह कटौती अगर भुगतान किया गया है कहाँ पे, केंद्रीय सरकार की कोई अधिसूचित पेंशन फंड है उसमें जो अंशदान किया गया है, भुगतान किया गया है, उसके हिसाब से मिलती है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ये बातें कौन कौन सी हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ए यानी पहला कहा गया है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी जो कटौती का बेनिफिट मिलेगा उसके लिए पात्र करदाता कौन है, यानी एलिजिबल टैक्स पेयर कौन है। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 अथवा उसके उपरांत नियुक्त किया गया हो, वह धारा 80CCD की कटौती हेतु पात्र है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल हो जो सरकारी नौकरी पाया हो, यानी उसकी नियुक्ति हुई हो 2004 में या उसके बाद, तो उस व्यक्ति को धारा 80CCD की कटौती का लाभ मिलेगा। बी कटौती हेतु निवेश की समय सीमा। इसमें कहा गया है कि गत वर्ष के मध्य कभी भी निवेश किया जा सकता है, यानी सरकारी जो भी अधिसूचित पेंशन फंड है उसमें जो भी निवेश किया जाएगा वह पिछले वर्ष कभी भी किया गया हो उसका बेनिफिट करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में मिल जाता है। आगे कहा गया है सी यानी पेंशन कोष के बारे में बात है। कोई भी पेंशन कोष जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है, यानी कोई भी पेंशन कोष है जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल जो सरकारी कर्मचारी है वह यदि उसमें निवेश करता है तो उसी पेंशन कोष में निवेश करने से ही उसको यह बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80CCD का। इसके अलावा अगर किसी अन्य पेंशन फंड में वह निवेश कर देता है वह कर्मचारी, वह इंडिविजुअल, तो उसको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे है डी यानी कटौती की धनराशि। इसमें जो कटौती की धनराशि है उसमें ये कहा गया है कि यह कटौती की धनराशि 2 तरह से होती है। पहला है कर्मचारी की कटौती और दूसरा है स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की कटौती। यानी इसमें 2 तरह की कटौतियां आती हैं। पहला जो है कर्मचारी की कटौती है, इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है कर्मचारी के अंशदान पर। यानी अगर कोई कर्मचारी अपना अंशदान करता है, अपनी आय का कुछ पार्ट देता है पेंशन फंड में, तो उसमें 2 बातें हैं। ए अंशदान की संपूर्ण राशि
या फिर कर्मचारी के वेतन का 10%। इन दोनों में से जो सबसे कम होगा उसी का बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 80CC डी में। यदि कोई भी कर्मचारी अंशदान करता है तो कर्मचारी की कटौती में दूसरा है नियोक्ता के अंशदान पर, यानी जो भी नियोक्ता है, जो कोई भी एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, कोई भी अंशदान किया है तो वेतन शीर्षक से जोड़ा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जो वेतन शीर्षक है उससे जुड़ा जाता है यह जो भी अंशदान होता है निम्न में से सबसे कम। अब वह निम्न क्या है? ए, नियोक्ता के अंशदान की संपूर्ण धनराशि, जो भी नियोक्ता का अंशदान होगा उसकी संपूर्ण राशि, और बी, कर्मचारी के वेतन का 10%। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसी का बेनिफिट सेक्शन 80CC डी में मिल जाता है। ये बात कहा गया है इस सेक्शन में। दूसरा है स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की कटौती। इसमें ए कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा अंशदान की संपूर्ण धनराशि, और बी कहा गया है व्यक्ति की सकल कुल आय यानी GTI का 20%, जो भी दोनों में से सबसे कम हो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अगर कोई भी स्वरोजगार वाला कर्मचारी है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति द्वारा जो भी अंशदान किया गया है उसकी संपूर्ण राशि और जो उसकी सकल कुल आय है उसका 20% जो दोनों में से कम होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा बेनिफिट के लिए सेक्शन। धारा 80D की कटौती चिकित्सा बीमा प्रीमियम यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि करवाया गया है चिकित्सा बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस करवाया गया है। अब मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है कि लोगों के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, तो लोगों के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनके पास उन सारी की सारी समस्याओं से बचने के लिए धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो जब उपचार होता है, उनका दवा होती है, ऑपरेशंस होता है, तो उसमें खर्चे आते हैं। उन्हीं खर्चों से बचने के लिए पहले से इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि धारा 80D की जो कटौती है वह चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। इस कटौती का लाभ व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार HUF को मिलता है। इसमें अब हम लोग बात करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किस तरीके से लाभ मिलता है। एक व्यक्ति करदाता को यदि उसने निम्न के स्वास्थ्य के संबंध में बीमे के प्रीमियम का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है। देखते हैं कि वे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए इंडिविजुअल्स के द्वारा कराया गया है स्वास्थ्य बीमा। उसमें पहला आता है स्वयं, यानी किसी व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं करवाया हो। दूसरा, अपने जीवन साथी, पति या पत्नी। अगर कोई भी आदमी है तो उसकी पत्नी होंगी, अगर कोई भी औरत है तो उसके पति होंगे। तो इस कंडीशन में ये बातें समझनी होती हैं। तीसरा, अपने माता पिता, चाहे करदाता पर आश्रित हो या ना हो, यानी किसी भी करदाता इंडिविजुअल्स के उसके माता पिता हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का बीमा करा करके बेनिफिट लिया जा सकता है। अब ये माता पिता या तो खुद कमाते हैं, उनकी सैलरी आती हो, या फिर उनका बिजनेस हो, वो भी हो सकता है, या फिर वे माता पिता बूढ़े हो गए हों और इन्हीं के ऊपर आश्रित हों, इन्हीं की कमाई पर वे अपना काम करते हों। और चौथा है करदाता के आश्रित बच्चे। यहाँ पे बात कही गई है कि जो भी करदाता के आश्रित बच्चे हैं उन बच्चों के नाम से भी अगर स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80D का। अब बात करते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार में किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को यदि उसने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के बीमे के प्रीमियम
का भुगतान किया है तो धारा 80D की कटौती का लाभ मिलता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है तो उस हिंदू अविभाजित परिवार में किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई भी प्रीमियम है उस पर भुगतान किया जा रहा है तो इसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम उसमें आते हैं कि उनके नाम से डिडक्शन लिया जा सकता है। अब बी है कटौती के लिए आवश्यक शर्तें, यानी अगर कटौती की जाएगी तो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होंगी उसको देख लेते हैं। पहला, धारा 80D की कटौती के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यानी अगर कोई भी 80D की कटौती पाना चाहता है तो जो भी बीमा कंपनी है वह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए जो उसके प्लान्स वगैरह हैं। अगर किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमोदन यानी अप्रूवल नहीं मिला है तो उसका बेनिफिट किसी भी टैक्स पेयर्स को नहीं मिल पाएगा सेक्शन 80D में। दूसरा, प्रीमियम का भुगतान नकद के अतिरिक्त किसी भी माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS इत्यादि। यानी जो भी प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है वह प्रीमियम हमेशा का हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से करना है या फिर बैंक ड्राफ्ट से करना है, चेक से करना है, किसी भी तरीके से कैश का लेन देन नहीं होना चाहिए, तभी इसमें लाभ मिलेगा सेक्शन 80D का। तीसरा, प्रीमियम का भुगतान भारतीय साधारण बीमा निगम GIC या अन्य किसी बीमाकर्ता को किया होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है तो जो भारतीय साधारण बीमा निगम है उसके द्वारा जो भी प्लान्स हैं उसमें प्रीमियम पे किया होना चाहिए, या फिर अन्य कोई भी बीमा करता कंपनी है तो उसमें भी पेमेंट हो सकता है। आगे कहा गया है कि अन्य किसी बीमाकर्ता की दशा में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA अनुमोदित होना चाहिए। यानी अगर कोई भी अदर बीमा कंपनी है तो उसका अप्रूवल मिलना चाहिए IRDA के द्वारा। चौथा है मेडिकल क्लेम बीमा का भुगतान निर्धारित सीमा तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य के जांच प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किया जा सकता है। यानी अगर कोई भी मेडिकल क्लेम ली जा रही है, जो भी अगर किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया और उसने पहले बीमा कराया हुआ है तो उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, यानी वहीं पे उसकी दवा कराई जाए जहां पर उसका अप्रूवल मिल जाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी मेडिकल क्लेम लेना है वह मेडिकल क्लेम जो भी सरकार के द्वारा अनुसूचित स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ही लिया जा सकता है। पांचवा है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करदाता की कर योग्य आय से ही किया जाना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो करदाता की कर योग्य आय होती है उसी पैसे से होना चाहिए स्वास्थ्य बीमा का भुगतान, जो भी प्रीमियम उसका है। अब आते हैं हम लोग C यानी अगले बिंदु पर, स्वास्थ्य के जांच के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, करदाता अपने जीवन साथी, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों एवं माता पिता के लिए स्वास्थ्य जांच पर किए गए व्यय की राशि को छूट की अधिकतम राशि तक छूट ले सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी करदाता है, इंडिविजुअल है, उसने यदि अपने जीवन साथी, आश्रित बच्चे एवं माता पिता के लिए कोई भी स्वास्थ्य जांच कराया हुआ है तो उसको उसकी अधिकतम राशि तक यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। दूसरा है कटौती की धनराशि। अब जो भी यहाँ पर कटौती की धनराशि के बारे में ऊपर मैंने बात किया हुआ है अधिकतम छूट, तो उस छूट की अधिकतम धनराशि क्या होगी? धारा 80D के अंतर्गत कटौती की अधिकतम धनराशि निम्नवत है, दोनों में से कम। ए, स्वास्थ्य जांच पर खर्च की हुई धनराशि, यानी कोई भी स्वास्थ्य जांच कराया गया है, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो जा करके हमेशा का हमेशा अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं, तो जो भी उनके द्वारा भुगतान किया गया है उसकी राशि और
5,000। इन दोनों में से जो कम होगा उसी का डिडक्शन यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मिल जाता है करदाता को। तीसरा, स्वास्थ्य जांच चाहे किसी भी माध्यम से किया गया हो, भुगतान कटौती के योग्य होता है। अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य जांच कराया गया है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो किसी भी माध्यम से कराया गया हो, चाहे चेक दिया गया हो या फिर गूगल पे, पेटीएम या फिर आरटीजीएस या फिर नेफ्ट या फिर कैश दिया गया हो, तो किसी भी तरीके से पेमेंट किया गया हो, बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। चौथा, स्वास्थ्य जांच पर की गई राशि को स्वास्थ्य बीमा की अधिकतम मान्य कटौती की रकम में जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ है तो उसमें जो भी डिडक्शन मिलेगा, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये का मैक्सिमम डिडक्शन ले लिया सेक्शन 80D की जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम है उसमें, तो आगे जो भी क्राइटेरिया आएगा मैक्सिमम प्रीमियम को पे करने के बाद से, मैक्सिमम प्रीमियम को पे करने के बाद से जो कटौती मिलेगी उस कटौती में इसको हम लोग ऐड करेंगे। मान लीजिए प्रीमियम हमको मिल रहा है 45,000 और यहाँ पर यह 5,000 है, तो अधिकतम कटौती अगर 50,000 रुपये की मिल रही है तो इसमें यह ऐड हो जाएगी 45 और 5 50 हो जाएगा। देखते हैं डी यानी कटौती की अधिकतम रकम। कटौती की अधिकतम रकम क्या होती है, किस तरीके से होती है, दोनों यानी इंडिविजुअल्स और उसके साथ साथ एचयूएफ में इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं। व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के स्वयं, अपने जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों माता पिता के लिए कटौती की राशि है। यानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए कटौती की राशि क्या होगी यदि उसने स्वयं के लिए, अपने जीवन साथी, माता पिता और आश्रित बच्चों के लिए प्रीमियम भुगतान किया है। तो पहला, स्वयं एवं जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के लिए मैक्सिमम कटौती 25,000 रुपये की है। इसमें पहला पॉइंट है, इस स्थिति में यदि स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है यानी उसकी आयु 60 साल से ऊपर की है एवं स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो अतिरिक्त 25,000 की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर दोनों में से, जीवन साथी में से अगर दोनों में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक है तो यहाँ पर पहले तो जनरल टर्म्स में अगर वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो उनको 25,000 की कटौती तो मिलेगी ही, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उसको अतिरिक्त 25,000 की कटौती का लाभ मिलता है। यानी यहाँ पर जनरल टर्म्स में 25 वो हो गया और 25 ये, यानी 50,000 तक की कटौती इसमें मिल गई। आगे एक और पॉइंट है, स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं बीमा नहीं कराया गया है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, बीमा कराया गया था और उन दोनों में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक था तो उसको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलता था, यानी 25,000 का डिडक्शन मिलता था। लेकिन ये जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें कहा गया है कि स्वयं या जीवन साथी दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है और उन दोनों में से किसी का भी बीमा नहीं कराया गया है तो मेडिक्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 50,000 तक की कटौती का अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं नोट। कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से इंडिविजुअल के कंडीशन में सेक्शन 80D में 50,000 तक की कटौती का ही लाभ ले सकते हैं। अब बारी आती है किसी भी इंडिविजुअल्स के माता पिता की। 25,000 रुपये यानी जनरल टर्म्स में माता पिता के लिए अधिकतम कटौती की धनराशि 25,000 यानी 25,000 रुपये है। इस स्थिति में माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है तो स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो अतिरिक्त 25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी अगर वे माता पिता वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं तो उनको नॉर्मली क्या होगा, 25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। लेकिन उन दोनों में से कोई एक पर्सन ही क्या है, यहाँ पर
वरिष्ठ नागरिक है यानी 60 साल के ऊपर का है तो उसको अतिरिक्त यानी 25,000 तो नॉर्मल कंडीशन वाला है ही, और 25,000 ये भी 50,000 तक का पूरा डिडक्शन मिलता है। अगला पॉइंट है कि माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है एवं उनका स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया गया है तो मेडिकल क्लेम या मेडिकल खर्चों की दशा में अतिरिक्त 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी माता पिता दोनों में से कोई वरिष्ठ नागरिक है और उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराया ही नहीं गया है तो उनको अधिकतम 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा सेक्शन 80D में, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो। नोट है, कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी माता पिता हैं तो उनके संबंध में अधिकतम 50,000 तक की कटौती का ही लाभ हम लोग ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे आता है कि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा के संबंध में जो कटौतियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं। यदि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा ली गई है तो उस पर कटौती की धनराशि 25,000 यानी 25,000 रुपये है। यानी कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसके सदस्यों के संबंध में कोई भी प्रीमियम लिया गया है तो 25,000 तक का लाभ मिलेगा। इसमें पहला पॉइंट है, कोई सदस्य वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा है तो उसके लिए अतिरिक्त 25,000 वो भी इंडिविजुअल की तरह है यहाँ पर, तो अतिरिक्त 25,000 यानी 25,000 तक कटौती मिलेगी अगर दोनों में से कोई इंडिविजुअल है तो। अगर अगला पॉइंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है एवं उसके नाम से कोई बीमा नहीं है तो उसके लिए अतिरिक्त 50,000 तक कटौती का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हमें समझना है कि कोई भी व्यक्ति है वह वरिष्ठ नागरिक है ही नहीं, उसके नाम से कोई बीमा है तो अधिकतम 50,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकता है। नोट, कुल मिलाकर 50,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हिंदू अविभाजित परिवार है उसको भी 50,000 तक की कटौती का ही लाभ मिलेगा। धारा 80E की कटौती उच्च शिक्षा पर लिए गए ऋण पर ब्याज यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के संबंध में है। यानी अगर उच्च शिक्षा के संबंध में कोई भी लोन लिया गया है और उस लोन पर जो ब्याज पे किया जा रहा है उस ब्याज पर ही इस सेक्शन में क्या होगा, कटौती का लाभ मिलता है। पे आप लोग साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसको यह बेनिफिट मिलता है। अब जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ जो भी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो भी अप्रूव्ड हैं तो उनके अंतर्गत जो भी लोन लिया गया होता है उस लोन पर जो ब्याज पे किया जाता है उसी ब्याज पर यह कटौती मिलती है, ब्याज के पेमेंट पर। इसमें ए है कटौती के लिए पात्र करदाता। धारा 80E की कटौती केवल ऐसे व्यक्ति यानी इंडिविजुअल करदाता को ही मिलेगी जिसने अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए ऋण लिया हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है टैक्स पेयर तो उसने यदि अपने लिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के लिए पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन पर जो भी ब्याज पे करना होगा उस पर छूट मिलेगा। यहाँ पर बात कही गई है कि रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों में कौन कौन से लोग आएंगे। कोई भी करदाता है उसका जीवन साथी, अगर कोई लेडी है तो उसका हस्बैंड, और कोई भी आदमी है तो उसकी वाइफ हो जाएगी। उसके साथ साथ उसके बच्चे या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी व्यक्ति या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो उस करदाता के संरक्षण में हो। कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को गोद ले लेते हैं तो वह उनके संरक्षण में हो जाता है। तो इस तरह से कटौती का लाभ मिलता है और यह व्यक्ति यानी जो इंडिविजुअल है इस तरह से कटौती के लिए पात्र होता है। बी, कटौती की शर्तें। इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ तभी मिलेगा
जब पहला, करदाता ने अपने स्वयं अथवा किसी रिश्तेदार की पूर्णकालीन उच्च शिक्षा यानी फुल टाइम हायर एजुकेशन के लिए किसी वित्तीय संस्था या अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से कोई ऋण लिया हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी करदाता है उसके द्वारा अपने रिश्तेदार के लिए या स्वयं के लिए किसी भी वित्तीय संस्था या फिर किसी भी अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है तब उसको यह लाभ मिलता है। यहाँ पर बात आती है कि अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था और वित्तीय संस्था की। तो वित्तीय संस्था के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कोई संस्था है जो बैंकिंग का कार्य करती है और वह संस्था बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार संचालित होती है। यानी कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके जितने भी रूल्स होते हैं इस संस्था पर लागू होते हैं, तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस का काम करते हैं। और दूसरी बात है कि अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था की। तो अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से आशय एक ऐसी संस्था से है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1023C अथवा 10G2A के अंतर्गत अनुमोदित हों। तो ये कुछ बातें कही गई हैं अनुमोदित संस्था और वित्तीय संस्था के बारे में। दूसरा है ऋण पर भुगतान करदाता की कर योग्य आय में से गत वर्ष किया गया हो। यानी जो भी ऋण लिया गया है उस पर जो भुगतान है वह करदाता की आय में से ही पिछले वर्ष किया गया हो, तभी क्या होता है असेसमेंट ईयर में उसका डिडक्शन मिलता है। कटौती की रकम गत वर्ष में भुगतान की गई संपूर्ण धनराशि इस धारा के अंतर्गत कटौती योग्य होती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जितनी भी धनराशि है वह सारी की सारी धनराशि जो पेमेंट किया गया है इस लोन के एवज में वह सारी की सारी धनराशि कटौती योग्य होती है। कटौती की अवधि, यह कटौती करदाता ने जिस वर्ष ब्याज का भुगतान प्रारंभ किया हो, यानी जिस साल से उसने उसके ब्याज का लोन के ब्याज का पेमेंट करना स्टार्ट किया है उस पहले वर्ष में और उसके उपरांत अगले 7 वर्षों में स्वीकृत की जाएगी। यानी जो पहला वर्ष होता है किसी भी भुगतान का उस वर्ष को लिया जाएगा और आगे के 7 वर्ष लिए जाएंगे। साधारण भाषा में समझा जा सकता है कि इस धारा के अंतर्गत कटौती का लाभ 8 वर्षों तक लिया जा सकता है। धारा 80G की कटौती कुछ पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कोषों को दिए गए दानों यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंड के संबंध में है। यानी समझने वाली बात यह है कि जब किसी भी पुण्यार्थ संस्था को या फिर किसी फंड को यानी ऐसी कोई संस्था जो सामाजिक सेवा में कार्य कर रही है उसको कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस एंटिटी दान देती है तब क्या होता है, तब इस कंडीशंस में सेक्शन 80G का डिडक्शन मिल जाता है उस एंटिटी को। और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं हम लोग आगे समझ लेते हैं। इसकी कटौती के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। कटौती जब होगी तो कौन कौन से करदाता इसके पात्र होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत कटौती उन सभी करदाताओं को प्राप्त होगी जिन्होंने पुण्यार्थ संस्थाओं एवं कुछ विशेष कोषों को दान दिया है। यानी यहाँ पे सारी की सारी संस्थाएं आ जाती हैं कि सारे के सारे करदाता आ जाते हैं जो दान किए होते हैं सेक्शन 80G की कटौती के लिए। बी, दान के संबंध में कटौती की शर्तें। इस धारा के अंतर्गत दानों के संबंध में कटौती तभी स्वीकृत होगी जब निम्न शर्तें पूरी होंगी। यानी अगर किसी भी संस्था को, व्यक्ति को, HUF को दान की कटौती लेनी है यानी सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त करना है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
जिसमें पहला है दान का प्रारूप, यानी दान कैसा होना चाहिए। दान गत वर्ष में नगद के रूप में किया जाना चाहिए। यद्यपि दान की राशि 2000 से अधिक हो तो दान नकद के अतिरिक्त बैंक, ड्राफ्ट, चेक आदि के रूप में होना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दान का प्रारूप होगा, दान कैसे दिया जाएगा, तो दान नगद के रूप में दिया जा सकता है, यानी कैश में दिया जा सकता है। यदि दान यानी डोनेशन 2000 रुपये से अधिक का होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना पड़ेगा या फिर चेक, बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा। दूसरा, दान वास्तव में दिए गए हों। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस एंटिटी डोनेशन कर रहा है और उसको सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त करना है तो दान वास्तव में किया हुआ होना चाहिए। यदि दान देने का वचन मात्र दिया गया है लेकिन दान का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे वचन के लिए इस धारा में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। मैंने किसी भी पुण्यार्थ संस्था से कह दिया कि आपको मैं 5 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा, मैंने केवल वचन दे दिया लेकिन मैंने उसको एक्चुअल में डोनेशन किया नहीं, तो इसको मैं अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में या अपने पर्पज के लिए कभी भी कंसीडर नहीं कर पाऊंगा कि मैंने दान दिया हुआ है। और जब मैं इनकम टैक्स फाइल करूंगा तब भी मैं उसमें दिखा नहीं पाऊंगा सेक्शन 80G में कि मैंने दान दिया है 5 लाख रुपए का। जब मैं एक्चुअल में उसका पैसा पे कर दूंगा तभी कहा जाएगा कि दान दिया गया है। तीसरा, दान अनुन्मय कोषों अथवा और संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। अगला है चौथा, करदाता द्वारा भुगतान का सबूत। यह करदाता के लिए कानूनी तौर पर आवश्यक है कि वह दान के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा धारा 80G की कटौती प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर कोई भी कंपनी, कोई भी HUF, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स है, उसने किसी भी अन्य संस्था को, जो पुण्यार्थ संस्था है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, उसको डोनेशन दिया हुआ है और उस कंपनी को क्या चाहिए, उसका डिडक्शन चाहिए सेक्शन 80G में, तो डिडक्शन लेने के लिए कोई ना कोई साक्ष्य यानी एविडेंस प्रस्तुत करना पड़ेगा कि अगर कोई भी दान दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रिसीट मिलता है, उसके कुछ टोकन नंबर मिलते हैं, सीरियल नंबर होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं, तो उसको वहाँ पर डालना पड़ता है। जब इनकम टैक्स की फाइलिंग होती है उसको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तब जाकर के सेक्शन 80G में दिए गए डोनेशन की कटौती मिल पाती है। पांचवा, दान प्राप्त करने वाली संस्था किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति आदि के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी संस्था है वह किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति केवल उसी के लिए नहीं काम करेगी अगर दान का पैसा प्राप्त करेगी तो। यद्यपि ऐसा संस्थान अनुसूचित जाति, बालिकाओं, महिलाओं एवं बच्चों के लाभ हेतु हो सकता है जो कि किसी विशेष संप्रदाय एवं जाति से संबंधित न हो, तो इस तरह की बातें समझनी है। छठवां, यदि कोई संस्था अथवा कोष गत वर्ष में धार्मिक कार्यों पर व्यय करता है तथा इस दान की रकम अधिकतम कुल आय की 5% है तो ऐसी संस्था अथवा कोष को दान की कटौती दी जाएगी। तो ये कुछ शर्तें थी दान के संबंध में। सी, कटौती की रकम की गणना। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 80G में जो कटौती मिलती है उसकी रकम की गणना कैसे होती है। यानी जो भी डिडक्शन किसी भी कंपनी को, इंडिविजुअल्स को या फिर HUF को, जो भी संस्था है उसको प्राप्त होने वाली है, तो वह कहाँ कहाँ पर कभी भी डोनेशन करेगी तो उसको क्या होगा, कटौती मिलेगा। उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत कटौती की मांग की जाने वाली रकम की गणना करदाता द्वारा दिए गए दान के संबंध में होती है और इसमें 2 बातें बताई गई हैं, जिसमें पहला है ऐसे दान जिसकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है, अर्थात सीमा रहित दान।
यानी ये ऐसे दान हैं जहां पर कोई भी संस्था जितना मन हो उतना दान कर सकती है। उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 रुपये दान करना है, कि 1 लाख दान करना है, कि 1 करोड़ दान करना है, कि 20 करोड़ दान करना है, कि आपको पूरा घर जायदाद बेच के दान कर देना है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा है ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है, अर्थात सीमा सहित दान होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा है कि जिसमें सीमाएं होती हैं कि आपको इतने अमाउंट तक ही दान करना है, उस अमाउंट से ज़्यादा दान नहीं करना है। मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें से पहले वाले की, यानी ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की कोई सीमा नहीं है, अर्थात सीमा रहित दान। इस तरह के दानों में 2 तरह के दान सम्मिलित हैं। यानी जब कभी भी इस तरह के दान की गणना की जाती है तो इसमें 2 तरह के दान सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला है योग्य राशि के 50% और दूसरा है योग्य राशि के 100%। यहाँ पे 100% और 50% का मतलब ये है कि जब कभी भी सीमा रहित दान किया जाएगा, यानी जितना मन करे उतना दान कर दीजिए, तो उसमें 2 कैटेगरियाँ बांट दी गई हैं, जिसमें आपको अगर कुछ कैटेगरी है, कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें अगर आप दान करते हैं तो आप चाहे जितना भी दान कर लें, आपको उसमें उसका 50% ही लाभ मिल पाएगा, यानी कटौती मिल पाएगी। और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको जितना भी दान करते हैं, चाहे कम करें या ज़्यादा करें, आपको 100 का 100% बेनिफिट मिलेगा कटौती का। इसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि योग्य राशि के 50%, यानी कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पर दान करने में आपको 50% तक का रिडक्शन मिल जाता है, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, दूसरा इंदिरा गांधी स्मृति ट्रस्ट, तीसरा है राजीव गांधी फाउंडेशन और चौथा है प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पर डोनेशन करने पर आपको 50% तक का रिडक्शन मिल सकता है। और हम बात करते हैं अब दूसरे की, योग्य राशि के 100%। इसमें जितने भी कैटेगरीज आएगी जहाँ पे सीमा रहित दान किया जाएगा, जितना मन करे उतना दान कर दिया, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कटौती मिल जाएगा। इसमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, दूसरा है प्रधानमंत्री सहायता कोष, तीसरा है राष्ट्रीय बाल कोष, चौथा है प्रधानमंत्री अर्मानिया भूकंप सहायता कोष, अफ्रीका सार्वजनिक अंशदान भारत कोष, छठवां है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, सातवां है राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा संस्था को जिसे इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया हो, आठवां है मुख्यमंत्री भूकंप सहायता कोष, महाराष्ट्र का है ये, नौवां है मुख्यमंत्री राहत कोष, 10वां है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स राहत कोष, 11वां है जिला साक्षरता समिति को दिया गया दान, 12वां है राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को दिया गया दान, जिसका उद्देश्य भारत में ब्लड बैंकों की सेवाओं का नियंत्रण, नियमन व प्रोत्साहन करना हो, 13वां है गरीबों को चिकित्सा संबंधी राहत प्रदान करने हेतु किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान, 14वां है थल सेना या वायुसेना की केंद्रीय कल्याण कोष, जो भारत की फौजों द्वारा सेना के भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए हों, उनमें दान, 15वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल कोष, 16वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, 17वां है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास निधि, 18वां है गुजरात में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष, 19वां है आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सुनामी फंड 1996 में दान, और 20वां है मानसिक कमजोरी, मस्तिष्क घात, बहु असमर्थता एवं ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु स्थापित ट्रस्ट को दान, 21वां है राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष,
22वां है राष्ट्रीय खेल कोष या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष या तकनीकी विकास एवं प्रयोग हेतु कोष। 23वां है निवासी अथवा अनिवासी किसी भी करदाता द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में दान। 24वां है स्वच्छ गंगा कोष। 25वां है ड्रग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष और 26वां है पीएम केयर फंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 26 कैटेगरी बताई उसमें आप जितना भी दान कर लीजिए आपको 100% तक का डिडक्शन मिल जाएगा इस कंडीशन में यदि आपने दान किया है तो। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, यानी ऐसे दान जिनकी कटौती योग्य राशि की सीमा है अर्थात सीमा सहित दान। इस तरह के दानों में दो तरह के दान आते हैं। इसमें हम लोग 100% और 50% को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्य राशि के 100% जो दान होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है कि परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए सरकार या ऐसी किसी स्थानीय सत्ता संस्था या संघ को दान जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अर्थात कार्य के लिए अनुमोदित हैं, जो परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है एक कंपनी करदाता द्वारा गत वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेल कूद संघ अथवा भारतीय संस्था को निम्न प्रयोजन हेतु दिया गया दान। यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। अगला है भारत में खेल कूद के संबंध में अवसंरचना के विकास के लिए और भारत में खेल कूद के प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पर दूसरे में इस तरह का दान होगा तो 100% राशि निर्धारित की जाएगी दान के लिए, दान की कटौती के लिए। और दूसरा है इसमें कि योग्य राशि के 50%, जिसमें पहला आता है कि धारा 80G5 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुमोदित कोष या सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान। दूसरा है सरकार या किसी स्थानीय सत्ता संस्था या संघ को परिवार नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी भी पुण्य अर्थ उद्देश्य के लिए दिया गया दान। तीसरा है किसी ऐसी सत्ता को दान जो भारत में भवन निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अथवा शहरों कस्बों एवं गांवों के योजनाबद्ध विकास या सुधार या दोनों के लिए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया हो। यानी बहुत सारे लोग होते हैं वो कुछ संस्थाएं स्थापित करते हैं और गाँव में शौचालय बनवाना, किसी का घर बनवाना, ये सब काम करते हैं, तो उनको जो दान दिया जाता है उस पर 50% की छूट मिलती है आपको। चौथा है किसी ऐसे निगम जो केंद्रीय अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को उन्नत करने के लिए हो। और पांचवा यानी अंतिम है कि गत वर्ष में करदाता द्वारा दिए गए दान जो ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च अथवा ऐसे स्थानों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बजट में अधिसूचित कर दिया है। धारा 80 टीटीए की कटौती बैंक या डाक घरों में बचत खातों पर ब्याज यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस के संबंध में है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो 80 टीटीए की कटौती मिलती है वह बैंक या डाक घरों में यानी जो पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उनमें जो सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं उन सेविंग्स अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है उसी पर मिलता है। यानी आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला है या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोला है और आपने उसमें कुछ पैसे रखे हैं, जमा किए हैं 2, 4, 5, 6 लाख रुपए चाहे जितने भी हों, उस पर आपको ब्याज मिलता है तो उसी ब्याज का आपको यहाँ पर कटौती दिया जाता है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ये कौन कौन सी बातें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। पहला ए, कटौती के लिए पात्र करदाता यानी किसको इसका लाभ मिलेगा। यह कटौती एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स, वरिष्ठ नागरिक को छोड़ करके यानी जो सीनियर सिटीजन है उनको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, या हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को दी जाती है। ये बातें कही जा रही हैं और समझाई जा रही हैं।
यानी आपको समझना ये है कि जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है और HUF है यानी हिंदू अविभाजित परिवार है, उसको इसकी कटौती मिलेगी। और इसमें ध्यान रखना ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स है उसमें जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए अलग से सेक्शन बताया गया, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बी यानी दूसरा, कटौती के लिए आवश्यक शर्तें। अब जो कटौती की जाती है, जो कटौती मिलती है इंडिविजुअल्स को, उसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से होती हैं उसको जानिए। पहला, यह कटौती केवल बचत खातों पर प्राप्त होने वाली ब्याज के लिए प्रदान किया जाता है। यानी समझना आपको ये है कि केवल और केवल बचत खातों पर जो ब्याज मिलता है उसी पर इस कटौती का लाभ मिलता है। और जो भी FD अकाउंट होते हैं, रिकरिंग अकाउंट होते हैं या फिर करंट अकाउंट होते हैं, उन सारे अकाउंट्स पर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 80 TTA का। और जब इनकम टैक्स फाइल किया जाता है तो उस समय इसका बेनिफिट ले लिया जाता है हर साल। दूसरा, करदाता ने बचत खाता किसी अनुसूचित बैंक में या बैंक का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति, इसको सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक कहा जाता है, में या डाकघर में खोला हो। यानी वह अकाउंट जो सेविंग बैंक अकाउंट है, या तो वह किसी अनुसूचित बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में, जो RBI एक्ट में शेड्यूल्ड होते हैं उनको कहा जाता है अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक के बारे में आपको जानना है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बैंकिंग का टॉपिक है उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे कि अनुसूचित बैंक कौन कौन से होते हैं, उसको देख लीजिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो या तो ये अनुसूचित बैंक में खाते खोलने होते हैं या फिर बैंक का व्यवसाय करने वाली कोई सहकारी समिति हो उनमें, या फिर डाकघर में खाते खोलने होते हैं, सेविंग खाते। अब हम बात करते हैं तीसरे की, यानी कटौती की मात्रा। निम्नलिखित दोनों में से कम। इसमें पहला है बैंक व डाकघर के सभी बचत खातों से प्राप्त ब्याज का योग। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में भी खाता है और उसने बैंक में भी खाता खुलवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट, तो दोनों से उसको जितना ब्याज मिलेगा सबको जोड़ देंगे। पहला ये हो जाएगा। और दूसरा अधिकतम 10,000, या फिर उन सारे खातों का योग और ये 10,000, दोनों में से जो कम होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल में आप समझिए कि सभी खातों का योग 5,000 रुपये है और यहाँ पर अधिकतम कहा गया है 10,000 रुपये, तो आपको केवल 5,000 रुपये का यहाँ पर कटौती दिया जाएगा। नोट, इस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो सेक्शन 80 TTA है इसमें वरिष्ठ नागरिक नहीं आते हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है क्योंकि एग्जाम्स में ये बातें भूल जाती हैं। धारा 80 TTB की कटौती बैंक व डाकघरों में की गई जमाओं पर ब्याज यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिसेस के संबंध में है। इस कटौती के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन सी बातें हैं इस कटौती में उसको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। ए, कटौती के लिए पात्र करदाता। इसमें केवल कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिक, यानी जो सेक्शन 80 TTB है इसके लिए केवल और केवल वरिष्ठ नागरिक ही पात्र करदाता यानी एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन 80 TTA पढ़ा था, तो उसके नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 80 TTA में सभी लोग इंक्लूड हैं लेकिन वरिष्ठ नागरिक इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ पर सेक्शन 80 TTA में जिन लोगों को इंक्लूड किया गया है उनके अलावा जो भी एक्सक्लूड पर्सन है यानी जो भी सीनियर सिटीजन है उसको यहाँ पर सेक्शन 80 TTB में इंक्लूड कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। बी, कटौती की शर्तें। खाता किसी बैंक का व्यवसाय करने वाली कोई सहकारी समिति या डाकघर में खोला जाना चाहिए। यहाँ पर सारे के सारे प्रोविजन लगभग सेक्शन 80 TTA की तरह लग रहे हैं कि खाता किसी बैंक या फिर बैंक का व्यवसाय करने वाली किसी सहकारी समिति या डाकघर में खोला जाना चाहिए। सी, कटौती की मात्रा।
वरिष्ठ नागरिक को ब्याज बचत खातों या अस्थायी जमाओं या अन्य जमाओं पर प्राप्त हो सकती है। इन सभी जमाओं पर ब्याज की वास्तविक रकमों का योग या 50,000 दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती प्रदान की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो उसको यहाँ पर विशेष लाभ ये है कि यदि उसने फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई पैसा जमा किया हुआ है, सेविंग खाते में ही, या फिर अन्य कोई जमा किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर कटौती का लाभ मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जितनी भी जमा यानी डिपॉजिट्स हैं किसी भी वरिष्ठ नागरिक के, वे और 50,000 दोनों में से जो कम हो उतने का यहाँ पर कटौती यानी रिडक्शन मिल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेक्शन 80 टीटीबी की कटौती दी जाएगी तो वह वरिष्ठ नागरिक को ही दी जाएगी, और यहाँ पर जो भी डिपॉजिट किए जाते हैं वरिष्ठ नागरिक के द्वारा वे सारे के सारे डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी बचत खाते हैं उसके पैसे जो ब्याज के रूप में मिलते हैं वो इंक्लूड होते हैं। धारा 80U की कटौती शारीरिक रूप से अयोग्य यानी दिव्यांग व्यक्ति, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के संबंध में है। यानी जो धारा 80U की कटौती है यह जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं शारीरिक रूप से, उन्हें मिलती है। इस कटौती के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ये कौन सी बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जिसमें ए है कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी वह कौन सा करदाता है जिसको इस कटौती का लाभ मिलेगा। यह कटौती भारत में निवासी व्यक्ति करदाताओं को उनकी कुल आय की गणना करते समय दी जाती है, जो शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित हैं तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने उन्हें असमर्थता का प्रमाण पत्र दे दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वे सारे के सारे भारतीय निवासी करदाता जब उनके कुल आय की गणना की जाती है और वे शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं यानी दिव्यांग होते हैं, और उनके शारीरिक अयोग्यता का सर्टिफिकेट जो है चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा मिला होता है, यानी जो चिकित्सा प्राधिकारी है उसने क्या किया है, एक सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है और कहा है कि ये क्या हैं, असमर्थ व्यक्ति हैं शारीरिक रूप से यानी दिव्यांग हैं, यानी यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तब उस व्यक्ति को धारा 80U के अंतर्गत कटौती मिलती है। कटौती की शर्तें, इसमें पहला है किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को करदाता प्रति वर्ष आयकर की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब कभी भी प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स फाइल किया जाएगा तो इनकम टैक्स फाइल करते समय जो भी प्रमाण पत्र है उसको अटैच करना होगा जब कभी भी इनकम टैक्स फाइल होगा तब, हर वर्ष। दूसरा है यदि चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाण पत्र में एक निर्धारित अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का उल्लेख किया है तो उस अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का पुनर्निर्माण कराना आवश्यक है तथा ऐसी स्थिति में एक नया प्रमाण पत्र आय की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर चिकित्सा प्राधिकारी ने ये कहा है कि जो मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ इसकी वैलिडिटी इतने साल की है, तो जब तक वैलिडिटी है तब तक तो वही काम आएगा, उसी को अटैच करना होगा इनकम टैक्स फाइलिंग के समय। लेकिन जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो वैलिडिटी खत्म होने के बाद से नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसी का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा उसी के हिसाब से, और जो नया बनेगा उसी को लगा दिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। और यहाँ पे समझने वाली बात एक और आ जाती है कि जब तक वो नया वाला प्रमाण पत्र नहीं लगेगा तब तक कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। अब सी है कटौती की रकम, यानी कितने रुपए की कटौती मिल जाएगी। यदि विकलांगता 40% या इससे अधिक है
लेकिन 80% से कम है तो कटौती की रकम 75,000 होगी प्रति वर्ष। यानी कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की विकलांगता 40% से ऊपर है लेकिन 80% से कम है, यदि करदाता गंभीर रूप से असहाय है अर्थात विकलांगता 80% या इससे अधिक है तो कटौती की रकम 1,25,000 होगी। यहाँ पे ये बताया गया है सेक्शन 80U में कि दिव्यांग व्यक्ति के संबंध में कितनी कटौती मिलेगी जब इनकम टैक्स फाइलिंग होगी तब। मेरे प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कि दिव्यांग व्यक्ति को कितने रुपए की कटौती मिलेगी और उसकी अर्हता क्या होगी। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़े हुए तो हमें उन प्रश्नों को जरूर भेजना, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।